हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। आज के इस फैसिनेटिंग वीडियो में हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम किस में यूज़ करते हैं और किस पेशेंट में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट इट। हाइपरटेंशन इज़ ए डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स ये है कि जो हाइपरटेंशन है एक क्या है, डिसीज़ है, और इसमें हम नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं, जो एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है उस पेशेंट में प्रॉपर तरीके से दिया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नेक्स्ट, अब कौन से पेशेंट में दिया जाता है, नॉर्मली कितने ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में दिया जाता है, तो एबनॉर्मली ब्लड प्रेशर सच एज मोर देन 130/90। मीन्स ये है कि 130/90 ब्लड प्रेशर से अबव अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर है तो उस दौरान हम इसे एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर में हम प्रॉपर तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ लेते हैं कि इसको कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीटा ब्लॉकर है उसमें कौन कौन सी ऐसी ड्रग है, एटिनोलॉल, टीमोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। नेक्स्ट इसमें सेकेंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में है एग्जाम्पल तो निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरापामिल और डिल्टियाजैम। नेक्स्ट इसमें थर्ड ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। एग्जाम्पल में कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसाइनोप्रिल, एनालाप्रिल। और नेक्स्ट फोर्थ है इसमें डायरेटिक्स यूज़ करेंगे। अब डायरेटिक्स ड्रग्स क्यों यूज़ करेंगे, तो एक तरीके से डायरेटिक ड्रग्स भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज़ होते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे ड्रग्स आएंगे डायरेटिक में, एग्जाम्पल में है फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, स्पारोनोलैक्टोन। ठीक है, ये सब क्या है इसमें डायरेटिक कैटेगरी की दवा है। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ है वैसोडायलेटर। तो वैसोडायलेटर में क्या है, ब्लड वेसल को डायलेट करने वाली ड्रग है। मतलब वैसोडायलेटर नॉर्मली हम ब्लड वेसल को डायलेट करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। अब एग्जांपल में है हाइड्रोलाजीन, मिनोक्सिडिल, डाइजोक्साइड। ये सब क्या है, वैसोडायलेटर कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट है सिक्स एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट किस में यूज़ कर रहे हैं, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से पहले क्या है, एंजियोटेंसिन थी, उसको हम प्रॉपर तरीके से उस रिसेप्टर साइट को क्या कर दिए, डिक्रीज़ किया। तो आगे हम प्रॉपर तरीके से अभी पढ़ेंगे। तो इसमें ड्रग्स एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, लोसार्टम, टेलमिसार्टम, ऑल्मिसार्टन और लोसार्टन। लोसार्टन दो बार लिख गई है, तो एक बार हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, लोसार्टन, टेलमिसार्टन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से। तो इस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या है, तो बीटा blocker is a type of drug that slow the heart rate and lower blood pressure by blocking the action of adrenaline and other hormone on nerve cell। तो इसमें ये बताया जो बीटा ब्लॉकर है एक टाइप का ड्रग है दैट स्लो द हार्ट रेट एंड लोअर ब्लड प्रेशर। मतलब हार्ट रेट को स्लो करने के लिए और ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए दिया जाता है, और बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एड्रेनालिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए दिया जाता है एंड अदर हार्मोन और नर्व सेल। मतलब और भी जो अदर हार्मोन है जो नर्व सेल से जो हमारे सेल्स में जाते हैं उसको भी क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए
प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। तो मेनली इसमें एड्रेनलिन ही दिया जाता है, ठीक है। एड्रेनलिन को ब्लॉक करने के लिए दिया जा रहा है, तो क्योंकि एड्रेनलिन क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आगे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो मेन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेनली जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव में, तो उस ड्रग का एक्शन क्या है, मेन काम क्या होता है, तो इसमें ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ब्लॉक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर causing vasoconstriction blood vessels. Thus, these drugs prevent stimulation of beta adrenergic receptor of the sympathetic nervous system, thereby decreasing cardiac output. तो इसमें क्या हो क्या आ रहा है, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है कॉज कर रहा है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल, मतलब कि ब्लड वेसल को क्या कर रहा है, उस वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो जो ड्रग है वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। किसको प्रिवेंट करेगी, किसके स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करेगी, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करने से प्रिवेंट करेगी। तो कैसे करेगी, तो बाय द ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो हमें जब हम ड्रग देंगे, नॉर्मली जो बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे, तो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करेगी, उस स्टिमुलेशन को क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी, ठीक है, रोक देगी, बचा लेगी, ठीक है, प्रिवेंट कर लेगी। जब ये प्रिवेंट कर लेगी तो क्या होगा इसमें, देयर बाय डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, और क्या हो जाएगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमने ये डायग्राम थोड़ा सा बना लिया, तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें सेम एज अभी मैंने समझाया था वही है। तो ये एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल ड्रग है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। अब ये क्या हो रही है, ये टू प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या कर रही है, एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर रही है, स्टिमुलेट होने से रोक रही है, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होने से रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, तो ये क्या होगा, आगे जो कार्डियक मसल्स है, हमारे जो कार्डियक मसल सेल है, इसमें हमारे क्या होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये बीटा 1 रिसेप्टर का क्या काम होता है, हमारे कार्डियक मसल्स को क्या करना, स्टिमुलेट करना होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इस कार्डियक मसल सेल जो बीटा रिसेप्टर है उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना है। तो इसमें लिखा है टू ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जब ये स्टिमुलेट होगी भी नहीं, तो जब होगी नहीं तो क्या होगा, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जब ये कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रग्स एग्जाम्पल एंड डोजेस। तो ड्रग एग्जाम्पल एंड डोजेस में पढ़ते हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव में। तो सबसे पहले है एटिनोलॉल। एटिनोलॉल हम कितने डोजेस में देते हैं, 50 से 100 mg बीडी ओरली देंगे। नेक्स्ट है टीमोलॉल। टीमोलॉल को कितने डोजेस में देंगे, तो 10 से 20 mg ओरली ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार हम दे सकते हैं बीडी में। नेक्स्ट है इसमें प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल की डोजेज है 20 से 80 mg ओरली। नेक्स्ट है बिटेक्सोलॉल। बिटेक्सोलॉल को कितने डोजेज में दे सकते हैं, 10 mg ओरली बीडी में दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल को कितने डोजेस में दे सकते हैं, तो 50 mg एवरी 4 to 6 आवर्स में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसकी रूट मैंने बैक साइड लिखी है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इंडिकेशन पहले पढ़ लेते हैं, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन तो क्या है, यूजेस। तो इंडिकेशन में क्या है, नॉर्मली हम किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं, तो इसमें है टू ट्रीट माइल्ड हाइपरटेंशन, मीन्स माइल्ड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स होता है चेस्ट पेन, सीवियर सडनली चेस्ट पेन वाले पेशेंट में हम दे सकते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रेट वाले पेशेंट में दे सकते हैं, मीन्स एरिथमिया, मीन्स
कह सकते हैं डिसरिथमिया या टैकीरिथमिया, ये दोनों कंडीशन में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट, तो ये क्या है, एबनॉर्मल है, इसके मतलब क्या है, टैकीरिथमिया है, तो टैकीरिथमिया इसमें क्या है, एरिथमिया वाली कंडीशन है, तो उस पेशेंट में हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में क्या हो रहा था, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था, और हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में भी हम दे सकते हैं। ग्लूकोमा वाले पेशेंट में दे सकते हैं। ग्लूकोमा वाले कौन से पेशेंट होते हैं, जिस पेशेंट में इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस पेशेंट में भी हम दे सकते हैं, मेन प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। आईओपी मीन इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। और क्या है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है जो माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, उस दौरान क्या होता है, होने से पहले अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो ये इस दौरान क्या हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट में प्रोफाइलैक्सिस में से डिसीज़ होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस जैसी कंडीशन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रिकॉशन का ये मतलब है कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट विद अस्थमा, साइनस ब्रैडीकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और किस पेशेंट में नहीं दे सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, अस्थमा वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, साइनस ब्रैडीकार्डियक वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में नहीं दे सकते हैं कि ऑलरेडी वो पेशेंट क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर है। और अस्थमा वाले पेशेंट में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने भी इससे पहले पढ़ा था कि हमारे लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं और हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। जब हम पेशेंट अस्थमेटिक वाला पेशेंट है तो उस दौरान हम इसलिए नहीं देंगे कि अस्थमा में क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, एयर में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो उस दौरान क्या करेगा, अब बीटा 1 रिसेप्टर में क्या होगा, हमारे हार्ट में पाया जाता है, तो उस दौरान क्या है, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं। तो इस दौरान क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे तो उस दौरान क्या हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। जो ब्रोंकोस की स्मूथ मसल है जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उस दौरान क्या हो जाएगा, अस्थमेटिक वाला ऑलरेडी पेशेंट है तो उसमें क्या हो सकता है, सीवियर अस्थमेटिक अटैक या सीवियर डेथ होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इस पेशेंट में हम कभी भी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यूज़ दिस ड्रग कॉशियसली इन pregnant or breastfeeding women and in those with impaired hepatic function। और क्या है, कॉशनली इन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, मतलब कि अगर हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन को दे रहे हैं तो कॉशन के साथ देंगे, अदरवाइज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शन का ये मतलब होता है कि पेशेंट क्या है, उसका जो हिपैटिक फंक्शन है वो इम्पेयर्ड है, एबनॉर्मल है, किसी ना किसी डिसीज़ कंडीशन है या किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या है, प्रॉपर तरीके से इम्पेयर्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उस पेशेंट में हम नहीं देंगे, क्योंकि लीवर हमारा मेन मेटाबॉलिज्म करता है ड्रग्स का, और हमारा हिपैटिक ही नहीं सही है, लीवर ही नहीं सही है, तो उस दौरान मेटाबॉलिज्म करने का फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और पेशेंट का क्या होगा, जो लीवर है पहले से डैमेज है, फिर और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के चांसेस में और क्या हो जाएगा, सीवियर कंडीशन होने के चांसेस हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का तो डायरेक्ट क्या होगा, लीवर के पास आएगा, और लीवर पहले से ही बीमार है तो उस दौरान क्या होगा, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इतना समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या होगा,
तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स क्या होता है कि अगर क्या है पेशेंट को हमने दिया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो जब पेशेंट ऑर्थोस्टैटिक मीन्स होता है मतलब कि जब वो पेशेंट लेटा रहेगा और लेटने के बाद जैसे ही वो स्टैंड अप होगा, स्टैंड अप पोजीशन में आएगा, तो वो तुरंत क्या होगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, क्योंकि उसका बीपी क्या है और लो करने के लिए दे रहे हैं, नॉर्मली हाई से नॉर्मल करने के लिए दे रहे हैं। तो उस दौरान क्या होगा, जब पेशेंट उठ के बैठेगा तो क्या होगा, पेशेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में चला जाएगा, उसका बीपी सडन फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फटीग, और इसमें क्या होगी, पेशेंट को फटीगनेस होगी, थकावट होगी। देन ब्रैडीकार्डिया, डिक्रीज कार्डियक रेट होगा। नेक्स्ट नोज़िया और वॉमिटिंग भी कॉज होगा। तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग मैंने पहले भी दूसरे ड्रग्स में पढ़ाया था कि कोई भी ऐसी हम ड्रग्स लेते हैं तो उसमें नोज़िया वॉमिटिंग कॉमन इसलिए होता है क्योंकि हमारे कोई भी ड्रग्स लेने के बाद से क्या होता है, हमारे ब्रेन के पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उस क्या कहते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर्स जिसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन के पास ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जीआई सिस्टम के जो वेगस नर्व है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने के बाद कहाँ जाता है, सीटीजेड के पास, और सीटीजेड को भी जब स्टिमुलेट करता है तो हमारे वॉमिटिंग सेंटर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हार्मफुल ड्रग्स जो होते हैं हमारे वॉमिटिंग सेंटर को जब स्टिमुलेट करते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग फील होती है। नेक्स्ट है इसमें डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब सबको पता है कि चक्कर आएगा। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, ब्रोंकोस्पाज्म। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा इसमें, तो नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, जब वेसल्स डायलेट होंगे तो क्या होगा प्रॉपर तरीके से, तो जो हमारे इंटेस्टाइन है वो भी क्या हो जाएंगी, जब डायलेट हो जाएंगी इंटेस्टाइनल सेल, तो उस दौरान क्या होगा, जो हमारी इंटेस्टाइनल है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे एब्जॉर्व करेंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, मेन क्या है हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस दौरान पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्पाज्म, और ब्रोंकोस्पाज्म भी होगा कॉज। तो क्या होगा साइड इफेक्ट में ब्रोंकोस्पाज्म, इसमें इससे पहले मैं बता सकती हूँ क्यों ब्रोंकोस्पाज्म होगा, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट में पाए जाते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर ही दे रहे हैं, तो ब्लॉक जब होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, तो उस दौरान क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। नेक्स्ट इसमें रूट। तो रूट मैंने नहीं बताया था इससे पहले, तो इससे पहले मैंने बताया था कि मैंने बैक साइड लिखा है, तो रूट हम पढ़ लेते हैं। रूट क्या होगा, तो ओरली आईवी ऑप्थेल्मिकली। तो ओरली आईवी तो पता चलता है, लेकिन ऑप्थेल्मिकली क्यों पता चलता है, क्योंकि ऑप्थेल्मिकली हम नॉर्मली दे रहे हैं उस पेशेंट को, ग्लूकोमा वाले पेशेंट को। तो जो ग्लूकोमा वाला पेशेंट है इनका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आईवी ओरली तो दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा कंडीशन हो रही तो डायरेक्ट हम क्या दे रहे हैं, आई ड्रॉप की हेल्प से हम उसके आईओपी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये इंट्रा ऑप्थेल्मिकली भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, तो ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है, तो पहले सबसे पहले हम ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जान लेंगे, तब इसके अंदर सारे ड्रग्स के बारे में जान लेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन होता क्या है, तो ड्रग का मतलब सबको पता है कि ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, और इंट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में मिलना। जब कोई भी दो ड्रग्स आपस में मिलेंगी तो वो हमारी बॉडी में क्या इंट्रैक्शन होगा उन दोनों का। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, व्हेन यूज द करंटली विद अल्कोहल एंड एंटी हाइपरटेंसिव और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें ये बताया है जब पेशेंट क्या है हाइपरटेंसिव वाला पेशेंट है, तो अब ऑफ कोर्स उनको क्या चलेगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलेगी, और उस दौरान क्या कर रहा है पेशेंट, करंटली विथड्रॉल क्या कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है। तो अल्कोहल क्या करती है, हाइपरटेंशन इंक्रीज करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है। तो उस दौरान क्या करना है, पेशेंट को लेने से मना करना है। अगर पेशेंट ले रहा है अल्कोहल और क्या उसके दौरान क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर रहा है, तो वो पेशेंट को क्या होगा,
और हाइपरटेंशन इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, और ये जो ड्रग्स हम ले रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो प्रॉपर तरीके से असर नहीं करेगी। नेक्स्ट है इसमें एंटी डिप्रेशन कैन इंक्रीज द इफ़ेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर। और जो एंटी डिप्रेशन है वो भी क्या करती है, बीटा ब्लॉकर के इफ़ेक्ट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब बीटा ब्लॉकर है, अब बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो हम दे रहे हैं एंटी हाइपरटेंशन, और उस दौरान अगर पेशेंट एंटी डिप्रेशन वाला ड्रग ले रहा है तो उस दौरान क्या करेगा, जब वो दोनों दवा ड्रग्स मिलेंगी तो आपस में क्या होगा, इंक्रीज फंक्शन होगा, और इंक्रीज फंक्शन होने के बाद से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से उस बीटा ब्लॉकर के साइड क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर की ड्रग की साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें बीटा ब्लॉकर कैन इंटरेक्ट विथ मेडिसिन ऑफ फॉर अस्थमा एंड COPD। ठीक है, इसमें मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो ये दोनों अलग अलग है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बीटा ब्लॉकर कैन इंटरेक्ट विथ मेडिसिन फॉर अस्थमा एंड COPD। मीन्स ये है, अगर बीटा ब्लॉकर हम ड्रग्स दे रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट में, देन वो जब पेशेंट क्या है, अस्थमा वाला पेशेंट भी है, COPD वाला पेशेंट है, तो उस दौरान क्या होगा, तो ये मेडिसिन क्या होगी, जब मिलेंगी तो क्या होगा, इसका क्या कह सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। अब अस्थमा वाला पेशेंट है तो इसको पेशेंट को दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, बीटा अगोनिस्ट दे रहे हैं, बीटा 2 अगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं अस्थमा और COPD वाले पेशेंट में, और बीटा ब्लॉकर किस में दे रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट। तो जो जब आपस में दोनों ड्रग्स मिलेंगी तो या तो बीटा ब्लॉकर का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं, अस्थमा वाले ड्रग बीटा अगोनिस्ट का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों में जब इंट्रैक्शन होगा, या तो डिक्रीज़ होगा या तो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों दवा काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें NSAID कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। अब ब्लड प्रेशर क्या करेगा, अब हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और ऊपर से पेशेंट को क्या चल रहा है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, असर नहीं करेगा पेशेंट को। नेक्स्ट है इसमें बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कैन इंटरेक्ट विथ एलर्जी मेडिसिन दैट कंटेन इपिनेफ्राइन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसमें जो बीटा ब्लॉकर है जब इंटरेक्ट करेगा किससे, एलर्जिक वाली मेडिसिन से। तो एलर्जी वाली मेडिसिन नॉर्मली क्या है, हम लेते हैं, तो दैट कंटेन, कौन सी है एलर्जिक वाली मेडिसिन, एपिड्राइन। ठीक है, एपिड्राइन, इसके आगे एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन भी लिखना है मुझे, तो अभी मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजिंग होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। एपिड्राइन लिखा है, इसके आगे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और ऐड करना है। तो अभी क्या है इसमें, तो जो बीटा ब्लॉकर पेशेंट को दे रहा है एंटी हाइपरटेंसिव के लिए, और ऊपर से पेशेंट को क्या है, एलर्जिक मेडिसिन भी चल रही है। तो एलर्जी मेडिसिन कौन सी है, एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन है। तो वो क्या करेगी, तो जो बीटा ब्लॉकर में हम किसको ब्लॉक करने के लिए दे रहे हैं, नॉर्मली जो हमारे एड्रिनालिन से ग्लैंड से क्या हो रहा है, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन जो स्टिमुलेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं हार्मोन, तो उसको ब्लॉक करने के लिए दे रहे हैं। तो अब ये तो ब्लॉक हो ही नहीं रहा ना, तो अब हमने बीटा ब्लॉकर दिया, देन एलर्जिक भी चल रही है, तो वो क्या होगा, एपिड्राइन रिलीज करेगा, और बीटा ब्लॉकर क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है इसमें आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के प्रति, तो पेशेंट की केयर करना है हमें, तो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेट करना। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, डू नॉट डिसकंटिन्यू ड्रग
एब्रप्टली। अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो हम पेशेंट से बोलेंगे कि अब पेशेंट को जब ड्रग दे रहे हैं तो उस दौरान पेशेंट से हम बोलेंगे कि पेशेंट कि कोई भी मतलब कि ड्रग्स जो हम ले रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो पेशेंट से बोलेंगे कि इस ड्रग को डिसकंटिन्यू नहीं करना है जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो। तो हमें क्या करना है, डू नॉट डिसकंटिन्यू करना है, मतलब कि डिसकंटिन्यू नहीं करना है कि अपने मन से भी मतलब ड्रग्स लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें एडमिनिस्टर प्रोप्रानोलॉल कंस्टिट्यूटली विथ फूड में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। और क्या है, एडमिनिस्टर्ड प्रोप्रानोलॉल। अब ये प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो हमें फूड के साथ देना है। क्यों फूड के साथ देना है कि फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। इसीलिए हम कभी भी कोई भी अगर ड्रग्स खाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना खाने के बाद खाना है। क्यों खाना खाने के बाद करना है कि अगर खाना खाने के बाद हम ड्रग्स लेते हैं तो वो ड्रग्स क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है, हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट अच्छा लाती। इसलिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद मेडिसिन खाने के लिए। तो इसमें नॉर्मली हम प्रोप्रानोलॉल ड्रग भी यूज़ कर रहे हैं। जो प्रोप्रानोलॉल ड्रग्स है वो कब लेना है, खाना खाने के बाद। क्यों लेना है, तो जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इसमें एडवाइज द पेशेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सोडियम इन डाइट। और पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो भी सोडियम डाइट वाली फूड है वो क्या करना है, मना करना है, रेस्ट्रिक्शन करना है। क्योंकि सोडियम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों इंक्रीज़ होगा, तो जो हमारा सोडियम है हमेशा वाटर के साथ रहता है। तो जब सोडियम ज़्यादा होगा तो कि वाटर भी साथ होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल में प्रेशर बनेगा। और प्रेशर जब बनेगा तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट कराना है। नेक्स्ट इसमें एडवाइज द पेशेंट रिडक्शन इन अल्कोहल इनटेक। और क्या करना है, पेशेंट से एडवाइस करना है, क्या करना है, अल्कोहल इनटेक को रेड्यूस कराना है, अवॉइड करना है बिल्कुल भी। क्योंकि अल्कोहल क्या कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन। और क्या करना है, उसके डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हेल्थ मतलब उसके डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिससे कि पेशेंट अपने हाइपरटेंशन को अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग या बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग क्या कर सके, मेंटेन कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।